चैप्टर नंबर 6 कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे कंपनी फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, मतलब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। You must be aware that during the second 5-year plan period, 5 steel plants were established in India's underdeveloped areas to give boost to the industrialization of the country. जब 5-year plan बना था तब 5 स्टील प्लांट्स हमारे इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश हुए थे उन जगहों पे जो जगह अंडर डेवलप थी, कि जिसकी वजह से उन जगहों पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बूस्ट तक हो, वो अंडर डेवलप से डेवलपिंग या डेवलप्ड एरियाज बन जाए। डू यू नो हु ओन्स दिस स्टील प्लांट्स? आपको पता है ये स्टील प्लांट्स के मालिक कौन है? ये स्टील प्लांट्स ओन कौन करता है? इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो उसको ओन करती है हमारी गवर्नमेंट। इट हैज सेट अप अ जॉइंट स्टॉक कंपनी नोन एज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उन लोग ने एक जॉइंट स्टॉक कंपनी सेटअप की है जिसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL। फॉर दिस पर्पस ये 5-year प्लान के अंदर जो 5 स्टील प्लांट्स एस्टैब्लिश किए उसके लिए उन्होंने एक कंपनी सेटअप करी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यू मस्ट हैव आल्सो हर्ड द नेम्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपने इन सारी चीजों मतलब इन सब का नाम सुना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC, ग्लेजिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड GIL और GIL व्हाटएवर यू प्रोनाउंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL एंड टाटा स्टील लिमिटेड। इन सब का नाम आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना तो होगा, भले याद ना हो पर सुना होगा। These are all big business units and organized in the form of joint stock company। ये सारे big businesses और big units हैं, big क्या बोलते हैं इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशंस है या फिर ऑर्गेनाइजेशंस है जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज के फॉर्म के अंदर है। In this lesson, we shall learn in detail about the joint stock company, its merits and limitations, and also discuss the factors that influence the choice of form of business organization. 6.1 Joint stock company. In the previous lesson, we learned in detail about the 4 different forms of business organization. हमने पहले के चैप्टर में 4 तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, 4 अलग-अलग तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। You know that these forms are considered suitable for small and medium sized business। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है या जितने भी फॉर्म्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो स्मॉल या मीडियम बिजनेस कर रहा हो साइज में, स्मॉल साइज या मीडियम साइज का जो बिजनेस है उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, लार्ज साइज बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है। उसके रीजंस भी हमने पढ़े कि क्यों सूटेबल नहीं है। So if you want to set up a cement plant that requires a massive investment of crores of rupees, then what will you do? लेकिन आपको सीमेंट प्लांट बनाना है जिसके अंदर आपको crores of rupees मतलब करोड़ों whatever it is पैसे इन्वेस्ट करने, तो आप क्या करोगे? You may think of forming a partnership firm for setting up the cement plant। आप शायद पार्टनरशिप फर्म के बारे में सोचेंगे, but if you recall the limitations of partnership form of business organization, then definitely you will say no। लेकिन जब आप याद करोगे कि पार्टनरशिप फर्म के ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस, डिमेरिट्स क्या है, तो आप सोचोगे नहीं पार्टनरशिप फर्म सही नहीं है सीमेंट प्लांट बनाने के लिए। Partnership may not be the suitable option for the business where huge capital investment is required। इसीलिए suitable नहीं है क्योंकि सीमेंट प्लांट करने के लिए हमें huge capital चाहिए, करोड़ ऑफ रुपीस चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो पॉसिबल नहीं है। You know that there is a restrictions on the membership of partnership, so it may not be possible to arrange the required amount of capital to set up a cement plant। Even if the people are capable of arranging the funds, nobody wants to take risk due to unlimited liabilities of partner। भले चलो 20 के 20 पार्टनर का आपने मतलब 20 लोगों का पार्टनरशिप फर्म बनाया, सब लोग ने मिलके इतने सारे पैसे कलेक्ट कर लिए, मतलब फंड्स इकट्ठे कर लिए, लेकिन फिर भी कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतनी बड़ी चीज़ करने के लिए रेडी नहीं होगा, रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं होगा, क्योंकि सारे पार्टनर्स की इधर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इन सच अ सिचुएशन कंपनी form of business organization or joint stock company may be the
choice whereby we can arrange large amount of capital easily from the members. इसीलिए ये सिचुएशन में कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या तो जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेटर है, या तो कह सकते हैं कि बेस्ट है, क्योंकि हम जितना चाहे उतना फंड्स, मैक्सिमम फंड्स हम कलेक्ट कर सकते हैं इसके मेंबर्स के थ्रू। A joint stock company or simply a company is a voluntary association of persons generally formed for undertaking some big businesses activities. ये एक ऐसा एसोसिएशन है जिसके अंदर लोग पर्सनली मतलब वॉलंटरीली अपनी इच्छा से, अपनी मन मर्जी से उसके अंदर ज्वाइन होते हैं एक बड़ा बिजनेस करने के लिए। It is established by law and can be dissolved by law. उसका एग्जिस्टेंस आता है लॉ के थ्रू और वो डिसॉल्व भी होता है लॉ के थ्रू ही। The company has a separate legal existence so that even its members dies, the company remains in existence. ये कंपनी का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कि इसके अंदर से कोई मेंबर मर भी जाए या फिर डिसेबल हो जाए, कुछ हो कि वो इसके अंदर काम ना कर सके, तो भी कंपनी चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। Its members contribute money for some common purpose. इसके मेंबर्स पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं एक ही एम के लिए, एक ही गोल के लिए, एक कॉमन पर्पस के लिए। The money so contributed constitutes the capital of the company. वो कहलाएगा कंपनी का कैपिटल। The capital of the company is divided into small unit called shares. और वो कैपिटल अलग-अलग यूनिट में वो डिवाइड होगा जिसको हम कहेंगे शेयर्स। Since members invest their money by purchasing the shares of the company, they are known as shareholders and the capital of the company is known as share capital. मेंबर पैसे इन्वेस्ट करेंगे शेयर खरीद कर, तो वो लोग कहलाएंगे शेयर होल्डर्स कंपनी के, और जो कैपिटल है कंपनी का वो कहलाएगा शेयर कैपिटल। In India, the joint stock companies are governed by the Companies Act 1956. According to the Act, company means a company formed and registered under this Act or an existing company. An existing company means a company formed and registered under any of the previous Companies Act. अब इसका अकॉर्डिंग टू द लॉ जो ये एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे तो कंपनी वो होती है जो फॉर्म होके ये वाले एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, या फिर वो कंपनी जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टिंग है। अब एग्जिस्टिंग कंपनी का मतलब वो कि ये एक्ट के पहले जो भी पहले वाले जो कंपनी के एक्ट थे उसके अंदर अगर रजिस्टर्ड है फिर भी वो कंपनी कहलाएगी। This definition is not exhaustive enough to reveal the basic features of the company. ये डेफिनेशन उतनी सही नहीं है कि हमें एग्जैक्ट कंपनी क्या होता है उसके बारे में हमें पता चले। However, based on the definition given in the previous Companies Act and various judicial decisions, it can be defined as an artificial person created by law having a separate legal entity with a perpetual succession. कंपनी एक आर्टिफिशियल मतलब अकॉर्डिंग टू दी लॉ और अकॉर्डिंग टू दी बहुत सारी गिर जाती है, अकॉर्डिंग टू दी बहुत सारी डेफिनेशंस, उसका एक मीनिंग या एक डेफिनेशन निकली है जिसका जो वो ऐसा जो ये कहती है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल इंसान है जो लॉ के थ्रू आया है, जिसकी एक लीगल सेपरेट एंटिटी है, जिसका एक लीगल सेपरेट एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, जिसका सक्सेस कंटिन्यूअस होता रहता है। तो ये कंपनी का है डेफिनेशन, इसको याद रखना, पूछ सकते हैं। 6.0 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एज यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, मेरिट्स पढ़ेंगे, डीमेरिट्स पढ़ेंगे, सूटेबिलिटी पढ़ेंगे, फॉर्मेशन, आई गेस मतलब ये तीन चीज़ तो होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स, डीमेरिट्स, मेरिट्स, फॉर्मेशन, सूटेबिलिटी भी होगी आई गेस। अब पढ़ते कैरेक्टरिस्टिक्स। फिलहाल यू आर नाउ फैमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ अ कंपनी, लेट अस नाउ स्टडी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपको कंपनी का कंसेप्ट अब मतलब चला कैसा लगेगा, यूजुअली इधर का है फैमिलियर का मतलब चार पहचाना। तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। लेट्स गो। आर्टिफिशियल पर्सन। A joint stock company is an artificial person in the sense that it is created by law and does not possess any physical attributes of a natural person. जैसे हमने अभी पढ़ा ना ऊपर जो डेफिनेशन अभी पढ़ी वही है
कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका एक लीगल सेपरेट एग्जिस्टेंस है थ्रू लॉ, और उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल एग्जिस्टेंस हमारे ह्यूमंस का जो होता है वैसा नहीं है। इट कैन नॉट ईट और वॉक, ऑब्वियसली वो कैसे ईट और मतलब खा नहीं सकता है, चल के सकता है ना, मतलब एट द एंड ऑफ द डे भले वो उसका लीगल एग्जिस्टेंस है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू द लॉ, पर वो इंसान तो नहीं है ना, नॉन लिविंग थिंग है ना, तो ना वो खा सकता है, ना वो चल सकता है, ना वो हंस सकता है, ना वो शादी कर सकता है, ना वो ना वो पढ़ सकता है, ना वो लिख सकता है, नथिंग, वैसे पड़ा रहेगा। However, it has a legal status like a natural person, लेकिन उसका जो एक्चुअल ह्यूमन बीइंग होता है उसका कैसा सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, वैसा उसका भी एक लीगल स्टेटस होता है, सेपरेट लीगल स्टेटस। फॉर्मेशन, ओ फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ही आएगी, आई गेस, फिर आगे है नहीं मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। The formation of a joint stock company is time consuming. It involves preparation of several documents and compliance of several legal requirements before it starts its operation. हाँ, अब इसके पहले जो हमने 4 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े थे, सब लोग बोलना मेरे साथ, ठीक है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, बोलो बोलो, JHF और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारे का जो हमने पढ़ा था कि जिसको फॉर्मेशन और जिसको एग्जिस्टेंस में लाना बहुत इजी है, इसमें थोड़ा भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, फटाफट चुटकी बजाते सब हो जाता है और वो उसका काम भी शुरू हो जाता है। लेकिन कंपनी का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसके अंदर बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, इसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को या फिर जो भी इसका क्या बोलते हैं रजिस्ट्रार होता है उसको सबमिट करने होते हैं, वो फिर पास करेगा या फिर वॉटेवर जो प्रोसेस होगा इसका बहुत लंबा होता है फॉर्मेशन का, और इसके ऑपरेशन मतलब एक्चुअल कंपनी का काम शुरू होने से पहले बहुत टाइम लग जाता है कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, तो इसका फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो 4 का नहीं है, वो सब मिला के इसका है, चीप जोक है वो, सॉरी। A company comes into existence only when it is registered under the Indian Companies Act. कंपनी तभी एग्जिस्टेंस में आएगी जब उसका रजिस्ट्रेशन इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर हुआ होगा, अंदर नहीं, अंडर, उसके नीचे, उसके अंदर नहीं, उसके नीचे। We shall learn in detail about the formation of joint stock company in the next lesson. हो, इसका फॉर्मेशन हमें नेक्स्ट लेसन मतलब 7th लेसन में पढ़ना है। Separate legal entity. Being an artificial person, a company exists independent of its members. Exists. It can make contracts, purchase and sell things, employ people and conduct any lawful business in its own name. It can sue. Okay. Artificial person है, लेकिन वो कंपनी अपने मेंबर्स के साथ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होती है। तो बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको छोड़ दो, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, के अंदर टट्टा बात देखना आया था। इट कैन मेक मतलब कंपनी अपने नाम पर, कंपनी खुद हाथ पैर चला कर नहीं जाएगी, उसका जो ओनर होगा ना वो, मतलब ओनर कौन होगा, शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर्स में ना वो ओनर होते हैं कंपनी के, याद रखो। तो वो लोग कंपनी के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, परचेज बना सकते हैं, मतलब परचेज कर सकते हैं, चीज़ें बेच सकते हैं, लोगों का एम्प्लॉय कर सकते हैं और लॉफुल बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं उसके नाम पर। It can sue and can be sued in the court of law. अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ कंपनी के, मतलब कुछ इलीगल एक्टिविटी या कोई कंट्रोवर्सी या फिर कोई राइवलरी या कुछ भी हुआ हो, तो वो उस सामने वाले को स्यू मतलब कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं, उसके ऊपर केस कर सकते हैं। और जैसे कंपनी केस कर सकते हैं, वैसे ही सामने वाले के साथ अगर कंपनी ने कुछ गलत किया या सामने वाले को लगता है कि इसने कुछ गलत किया या कोई मतलब व्हाटएवर इट इज, तो सामने वाला भी कंपनी का स्यू कर सकता है, वो भी उसको कोर्ट तक लेकर जा सकता है, केस कर सकता है। शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी। ओके, तो शेयर होल्डर होता है ना ओनर, उनकी कोई क्या बोलते हैं रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती कंपनी के नाम पर जो भी होता है, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो शेयर होल्डर का नाम इसके अंदर क्यों ही आएगा ना। कंपनी अगर स्यू हुई है ना, तो शेयर होल्डर स्यू नहीं होंगे। कंपनी अगर कोर्ट तक पहुंची है तो शेयर होल्डर्स को उसके अंदर कुछ हाथ नहीं होगा। आई वॉज रॉन्ग बिफोर, एक्चुअल एक्चुअल जो चीज़ है कि जो कंपनी जो कर सकती
नहीं बोली मैं, ऐसा नहीं रखो, कुछ नहीं बोली, लीव। नेक्स्ट, कॉमन सील। Since a company has no physical existence, it must act through its boards of directors. हाँ, जो मैंने बोला था ना कि शेयर होल्डर्स चलाते हैं कंपनी को या कंपनी के काम करते नहीं, जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना वो सारी कंपनी के काम करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बनाते हैं, करते हैं, साइन करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, परचेज थिंग्स, लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, वो सब कौन करता है? शेयर होल्डर्स नहीं करते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। अब भले कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है लेकिन उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है ना, इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय देम शैल हैव टू बी अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। अब जो भी वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसका एक कॉमन सील होना चाहिए, वो होता है कंपनी का नेम, कंपनी का सील, मतलब पौधा थप्पा। दिस कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। थप्पा इन द सेंस स्टैम्प, कॉमन सील मतलब स्टैम्प, वो एक आर्टिफिशियल कंपनी की ऑफिशियल सिग्नेचर होती है, वो स्टैम्प। उस स्टैम्प के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं हो सकता, भले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्री कर गए, लेकिन विदाउट द स्टैम्प ऑफ द कंपनी, द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी पास्ड। Any document with the common seal and duly signed by an officer of the company is binding on the company. Perpetual existence. The company enjoys continuous existence. Perpetual existence मतलब continuous existence. अगर कंपनी का कोई मेंबर मर गया या फिर इंसॉल्वेंट हो गया, फिर वो उसको नहीं रहना था कंपनी का मेंबर, या चला जाता है, कुछ भी वॉटेवर हो जाता है मेंबर के साथ, तो कंपनी बंद नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती, उसका एंड नहीं आ जाता, क्योंकि नहीं आ जाता ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक मेंबर के अलावा बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो कंपनी बंद नहीं होती, इसलिए उसका एग्जिस्टेंस कंटिन्यूअस रहता है। डेथ, ल्यूनेंसी, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ द कंपनी। It goes on forever. Since it is created by law, it can only be dissolved by law. अगर लॉ चाहे तो ही कंपनी का एंड आ सकता है, अगर लॉ ना चाहे और कोई मेंबर टपक गया तो कंपनी का एंड नहीं है। मैं कैसे कर, सॉरी, कंपनी का एंड नहीं आएगा। Limited liability of members. The company को अब इसके पहले जो हमने पढ़ा ना, उसमें से बताओ किसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी, किसमें लिमिटेड लायबिलिटी है? देखो भी याद नहीं है पर मेरे को याद है। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जीएचएफ में जो करता होता है उसका अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, कि जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आई गैस अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, आई गैस अनलिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन कंपनी फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। अब कंपनी फॉर्म में सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। वाओ! The company form of business is able to attract large number of people to invest their money and share because of it offers them the facility of limited risk and liability. जो कंपनी फॉर्म है वो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, शेयर खरीदने के लिए, क्योंकि वो उसके सामने उनको ये प्रोमिसेस देते हैं या फिर ये नॉर्म्स बताते हैं कि जो उनका रिस्क है वो बहुत कम है, उनको शेयर खरीदने के रिटर्न में जो उनको मिलेगा वो भी आपको बहुत सही मिलेगा, सही अमाउंट मिलेगी, आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलेगा, आपको प्रॉफिट भी बहुत सही मिलेगा। The liability of a member is limited to the extent of the amount share he holds. जितना शेयर वो इंसान वो मेंबर जितना शेयर उसके पास होते हैं, जितने शेयर वो होल्ड करता है उतनी ही उसकी लायबिलिटी होती है, वहाँ तक ही उसकी लायबिलिटी होती है। अगर उतनी वो लायबल नहीं हुआ वो पे करने में, तो उसके घर तक या उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक लोग नहीं पहुँच सकते अपना डेट फुलफिल करने के लिए या पे करने के लिए। In other words, a shareholder can be held liable only to the extent of the face value of the shares he holds, and if he has already paid it, which is normally the case, he cannot be asked to pay any further amount. हाँ, मतलब जितना पे करने को बोले उतना, मतलब जितना पेएबल अमाउंट उतना ही उसको पे करना है, उससे ज़्यादा हम उसको पे करने नहीं कह सकते, जो अभी मैंने ऑलरेडी समझा था। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के थ्रू इजीली समझ सकते हैं।
क्योंकि ये जो उन्होंने इन अदर वर्ड्स जो होता है ना जनरली, वो इन अदर वर्ड्स इसलिए होता है कि आप इजीली वो पूरा पैराग्राफ का समरी इजीली 1-2-3 लाइन में समझ जाए। लेकिन जो 1-2-3 लाइन दी है ना, वो ये बहुत ऐसे कंफ्यूजिंग है, ऐसे समझ नहीं आएगी। तो एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे। इफ ए होल्ड्स वन शेयर ऑफ ₹100, इफ ए एक शेयर है उसके पास, वो एक शेयर होल्ड करता है जिसका रुपीज है 100 और उसने पे किया और उसने 75 रुपीज वो शेयर पर पे किया, हिज लायबिलिटी वुड बी लिमिटेड। हाँ, मतलब ए जो है वो 100 रुपीज का शेयर होल्ड करता है, ठीक है। अब वो जब उसको पे करने का आया ना, तो उसके बाद सिर्फ 75 रुपीज थे, 25 रुपीज नहीं थे, तो वो 75 रुपीज पे करेगा। तो वो लायबल हुआ, उसकी लायबिलिटी हुई सिर्फ 25 रुपीज की, उससे ज्यादा नहीं। समझे? समझे कि नहीं? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, पब्लिक कंपनी, आर फ्री टू ट्रांसफर द शेयर्स hereby them to others as and when they like। जो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो जब चाहे, मतलब जो पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट नहीं, पब्लिक कंपनी, उसके जो मेंबर्स होते हैं ना, वो जब चाहे तो अपने शेयर्स दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हैं। They do not need the consent of other shareholders to transfer their shares। उनको कुछ डिस्कशन की, मीटिंग की, अदर मेंबर्स के कंसेंट की जरूरत नहीं होती शेयर ट्रांसफर करने के लिए, जब चाहे अपनी इच्छा से वो ट्रांसफर कर सकते हैं। मेंबरशिप। To form a joint stock company, a minimum of 2 members are required in case it is private limited company, and 7 members in case of public limited company। अब joint stock company का अगर प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो मैक्सिमम 2 मेंबर्स चाहिए, नहीं सॉरी, मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, और अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए। अब ऑब्वियसली हम सोचेंगे ना कि ये 2 है, 7 है, तो पार्टनरशिप वाली बातें हो गई ना, ऑब्वियसली मैं भी यही सोचूंगी, अभी मैंने वही सोचा। लेकिन जो भी कंपनी शुरू करता है ना, कंपनी लोग इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उनके उनको बड़ा बड़ा काम करना होता है, अलग अलग प्लांट्स, जैसे सीमेंट प्लांट के हमने पढ़ा वैसा कुछ करना होता है, बड़ी बड़ी चीज़ें करनी होती हैं, इसलिए बड़ा कंपनी फॉर्म करता है। बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लिए ना बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, तो ये 2 जन या 4 जन या 7 जन मिलकर नहीं ला सकते, इसलिए अभी मिनिमम इतना लिखा है, पर कंपनी में मिनिमम इतने होते नहीं है, बहुत सारे होते हैं, इसलिए शुरू करते वक्त भी इतने कम लोग नहीं होते, क्योंकि उतना कैपिटल चाहिए होता है शुरू करने के लिए भी। तो ये सिर्फ देने के लिए दिए, बाकी मैक्सिमम लोग बहुत सारे होते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट इज 50 इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर 50 लोग हैं मैक्सिमम, और देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबरशिप फॉर प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मैक्सिमम 85 होने चाहिए, उससे ज़्यादा 51 नहीं होने चाहिए, और पब्लिक के अंदर नो बाउंड्रीज, नो बाउंडिंग, नो एनी लिमिट, जितने चाहो उतने आप मेंबर्स ला सकते हो। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। You know that people of different categories or areas contribute towards the capital of the company। अब जो कंपनी का कैपिटल है, फॉर एग्जांपल गुजरात में कंपनी खुली, तो वो कंपनी के अंदर महाराष्ट्र के लोग, चेन्नई के लोग, दिल्ली के लोग, आसाम के लोग, फिर कश्मीर के लोग, केरला के लोग, अलग अलग स्टेट के लोग आकर उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। So it is not possible for them to look after the day-to-day management of the company। इसलिए ये अलग अलग स्टेट के लोग अगर गुजराती कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो उन लोगों के पास टाइम नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं होता कि वो लोग रोज वो कंपनी को आकर चेक करें, उसकी एक्टिविटीज़ देखें, उसको सुपरवाइज करें, उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि वो लोग रोज मैनेज करें। They may take part in deciding the general policy of the company, but the day-to-day affairs of the company are managed by the elected representatives called directors। हाँ, जो अगर डिसीजंस लेने हैं कंपनी के ऐसे बड़े बड़े या फिर जनरल पॉलिसीज क्रिएट करने तो वो पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनका कंसेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर डे टू डे एक्टिविटीज़ करनी है या फिर डे टू डे मैनेज करनी है कंपनी, तो वो लोग सारे मेंबर्स मिलकर डायरेक्टर्स इलेक्ट करते हैं। उनकी कंपनी में इलेक्शंस होता है, जो डायरेक्टर्स इलेक्ट करते हैं, और उसको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो डे टू डे कंपनी को मैनेज करते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे वो डायरेक्टर्स के पास से जो दूसरे मेंबर्स हैं वो सारा रिपोर्ट ले लेते हैं, अगर इफ चाहिए हो तो। 6.3
टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े ना, अब उसके हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स। We have large variety of companies in our country which differ in respect of their mode of incorporation, jurisdictions of functioning, nationality and limit of membership। हमारे इंडिया में कंपनीज की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। मतलब वेराइटीज़ जो किसके ऊपर से, मतलब उसके इनकॉर्पोरेशन, मतलब इसका इनकॉर्पोरेशन कैसा होता है, उसके मोड्स कौन से होते हैं, jurisdiction, law according to law, nationality and membership कितने, मतलब limit of membership। Of these, the most ones are those based on limits of membership। इसमें से जनरली बहुत सारी मेंबरशिप के ऊपर से ही होती है। नेमली प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। Let us learn more about these two types। मतलब जनरली दो होती है, प्राइवेट कंपनी और दूसरी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी। Under the Companies Act 1956, by private company we mean a company which has the following features। अकॉर्डिंग टू दी कंपनीज एक्ट 1956, प्राइवेट कंपनी का मतलब ये फीचर्स पर से हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्राइवेट कंपनी होती क्या है। इट कैन नॉट हैव मोर देन 50 मेंबर्स। एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। अब उसके जो मेंबर्स होते हैं ना, वो 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और जो कंपनीज के एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो 50 मेंबर्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं होते। मेंबर्स अलग, कंपनी के एम्प्लॉयज अलग, दो अलग अलग चीज़ें। It cannot invite the public to purchase its shares and debentures through open invitations। ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते उसके शेयर्स और डिबेंचर्स पर्सनली बेचने के लिए। It restricts the rights of the members to sell or transfer their shares। to sell or transfer। अब जो मेंबर्स होते हैं ना, जिसके वो जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनके पास ऐसी राइट नहीं होती, उनके पास ऐसी राइट नहीं होती कि वो अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफर कर सके या फिर बेच सके। इट मस्ट हैव मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीस। उसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए 1 लाख रुपीस कंपल्सरी। इट इज मैंडेटरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी। द प्राइवेट कंपनीज हैव टू फॉलो ऑल दिस कंडीशंस नोटेड अबव। इट इज कंपल्सरी फॉर दिस कंपनीज टू राइट प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर देयर नेम्स। प्राइवेट कंपनी के लिए उनका जो भी नाम होता है उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है। मतलब मेरा नाम प्रणामी है, कंपनी का नाम किसी ने प्रणामी रखा, ठीक है, तो प्रणामी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसा नाम होना चाहिए। The ownership of these companies is confined only to well-known selected persons। इसके कंपनी के ओनर्स बहुत वेल नोन और सिलेक्टेड, मतलब एकदम चुन के निकाले गए लोग ही मेंबर होते हैं। It requires minimum 2 persons to start a private limited company। Usually whenever partnership firms are in need of more money to expand their business, they convert themselves into private companies। और पार्टनरशिप फर्म्स के 20 लिमिट होती है और 2 से शुरू होते हैं। अगर उन लोग को ज़्यादा फंड्स चाहिए होता है या उनको अपनी कंपनी बड़ी करनी होती है, तो वो उनके पार्टनरशिप फर्म को प्राइवेट कंपनी के अंदर मतलब चेंज कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। It may be noted that private companies are exempted from various regulations to Companies Act। In fact, they combine the advantage of both the company and the partnership form of business organization। प्राइवेट कंपनी दो तरह के ऐसे फायदे उठा सकते हैं, पार्टनरशिप के और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के। पब्लिक कंपनी, for starting a business on a large scale, one needs a huge capital, which even 50 members of a private company cannot provide। अब लार्ज स्केल बिजनेस शुरू करने के लिए हमें ह्यूज कैपिटल, बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, वो 50 लोग मिलके भी नहीं ला पाते यूजुअली। इन सच अ सिचुएशन अ पब्लिक कंपनी इज सूटेबल। ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर आपने पब्लिक कंपनी बनाई है तो वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा सूटेबल है। अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। बड़ा फुद्दू जैसा डेफिनेशन दिया है ना, ऐसा कहा है। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब वो होता है कि जो प्राइवेट नहीं है, सिंपल। जो पब्लिक कंपनी प्राइवेट नहीं है वो भी पब्लिक कंपनी, मतलब जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में ऐसा बोलो ना कि जो कंपनी पब्लिक नहीं है वो भी प्राइवेट कंपनी। फुद्दू जैसा डेफिनेशन है, आगे अच्छा आएगा। अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव द फॉलोइंग फीचर्स। जैसे हमने प्राइवेट कंपनी के फीचर्स पढ़े ना, जिससे हमें पता चले कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, कैसी होती है, व्हाटएवर।
वॉटर वो बोल रहे ना, मुझे इंग्लिश आती है। वैसे ही पब्लिक कंपनी के फीचर्स हैं। It can invite the public to subscribe to its shares and debentures by open invitation. प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनविटेशन नहीं देती उसके शेयर्स खरीदने के लिए, लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं देती, लेकिन पब्लिक कंपनी देती है, जिसकी वजह से कैपिटल ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है। A minimum of 7 members is required to establish a public company. There is no limitations on maximum number of its members. मिनिमम 7 लोग चाहिए होते हैं पब्लिक कंपनी शुरू करने के लिए। मैक्सिमम जितने लोग आप डालो, मतलब इन्वॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। It is legal. There is no restrictions on the transfer of shares. That is, the shareholders are free to sell their shares to the public. अब तो यहाँ पे कोई restrictions नहीं होते उसके shareholders पर कि वो किसी और को अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी और को बेच नहीं सकते। इसके अंदर जो शेयर होल्डर है वो जो चाहे वो बचे करना चाहे उतने शेयर्स दे सकता है, जितने चाहे शेयर्स वापस दे सकते हैं, जितने चाहे शेयर वो दूसरों को ट्रांसफर कर सकता है, जितने चाहे शेयर्स वो लोगों को बेच भी सकता है। Whatever he wants to do, he or she can. The public company must have a minimum paid up capital 5 lakh rupees. पब्लिक कंपनी के मिनिमम कैपिटल, पेड अप कैपिटल होना चाहिए 5 लाख रुपये। मतलब उतना ज़्यादा बिग अमाउंट नहीं हुआ पब्लिक कंपनी के लिए, क्योंकि पब्लिक कंपनी के अंदर नॉट ओनली 50 मेंबर्स की लिमिट है, लेकिन जितने चाहे उतने मेंबर्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, और पब्लिक को भी इन्विटेशन होता है उसके शेयर्स खरीदने के लिए। सो इट इज़ नॉट अ बिग अमाउंट फॉर अ पब्लिक कंपनी, बट इट कैन बी बिग अमाउंट फॉर प्राइवेट कंपनी बिकॉज ऑफ its limit of 50 members only, but 50 members can also bring easily or collect easily 1 lakh rupees. So it's not a big deal for both of the type of companies. Oh, sorry. A public company must try to public limited or simply limited after its name. प्राइवेट कंपनी के अंदर प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी था, लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर लिमिटेड लिखना जरूरी है। पब्लिक लिमिटेड रखो या फिर अकेला लिमिटेड रखो, कोई वांधा नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओके, फॉर एग्जांपल्स, ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आर एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक कंपनीज। In addition of the type of companies discussed above, you must have come across many other types of companies like, अब जो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के अलावा भी दूसरी बहुत सारे ऐसे कंपनीज होती है जो है गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। लेट अस हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट ऑल दिस। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा Government. Any company in which at least 51% of the paid up capital is held by the government is known as government company. ऐसी कंपनी जिसका जो पेड अप कैपिटल है उसका 51% गवर्नमेंट के नाम पर होता है, जिसका 51% गवर्नमेंट होल्ड करती है, वो कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी। एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल्स हैं ITI, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पेल एटसेट्रा। स्टैट्यूटरी कंपनी, a company created by a special act of parliament or state legislature is termed as statutory company. अब ना पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का एक स्पेशल एक्ट होता है जिसके अंदर जो कंपनी रजिस्टर्ड है या जिसके अंदर कंपनी का एग्जिस्टेंस हुआ है या फॉर्मेशन हुआ है, वो कंपनी कहलाएगी स्टैट्यूटरी कंपनी। उसके एग्जांपल्स हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC of India, sorry, not limited, of India, Securities Exchange Board of India, SEBI, etc. Chartered company, a company created under a special charter granted by King or Queen of England. ऐसी कंपनी जिसका एग्जिस्टेंस, जिसका फॉर्मेशन, जिसका क्या बोलते हैं, जिसका क्रिएशन किंग या क्वीन ऑफ इंग्लैंड के अंडर हुआ, अंदर नीचे, वो उसको कहेंगे हम चार्टर्ड कंपनी। और वो एक ही आई गैर ईस्ट इंडिया कंपनी जो सबको पता है।
Foreign company, a company which is incorporated in a country outside India and having business operations in India is known as foreign company. ऐसी कंपनी जिसका एग्जिस्टेंस फॉर्मेशन क्रिएशन फॉरेन में हुआ है, अब्रॉड में हुआ है, इंडिया के बाहर की कंट्री में हुआ है, लेकिन उसका जो ऑपरेशन है उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो हमारे इंडिया में होती है, वो उसको कहेंगे हम फॉरेन कंपनीज. अब वैसी कंपनीज के एग्जांपल्स है सिटी बैंक और CITI बैंक. इट इज CITI बैंक. GE कैपिटल, मैंने सिटी बैंक के बारे में सुना है, GE कैपिटल और GE कैपिटल के बारे में नहीं सुना है. एंड होंडा मोटर्स के बारे में भी, होंडा मोटर्स के बारे में भी सुना है. Indian domestic company, a company registered in India as per the Indian Company Act is known as Indian domestic company. अब ऐसी कंपनीज जो इंडियन कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हुई है, जिसके एग्जिस्टेंस उसके ये एक्ट के अंडर हुआ है, जिसका फॉर्मेशन ये एक्ट के अंडर हुआ है, उसको कहेंगे आप इंडियन और डोमेस्टिक कंपनी. ऐसी कंपनीज है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी ACC, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को. अब ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है ना, इसके मतलब इसके पहले के चैप्टर के शॉर्ट फॉर्म्स वो सारे आप याद करें ना, बहुत इजी होते हैं, उतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं. तो फिर एग्स टेक्स्ट बुक के पीछे भी दिए होंगे शायद, तो वो चेक कर लेना, या तो फिर आप उसके नोट्स बना लेना. वो MCQs के अंदर आ सकते हैं या 1 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं. उतने हार्ड नहीं होते, इजी होते हैं. जनरली बहुत सारे तो आपको पता ही होंगे, आपने पढ़े ही होंगे, पता ही होंगे, आपने पढ़े ही होंगे. तो ये इम्पोर्टेंट है. बोले आपको एग्जाम्पल्स याद नहीं कि इसका, लेकिन उसके आपको ये याद होंगे ना, क्या बोलते हैं फुल फॉर्म्स और शॉर्ट फॉर्म्स, तो इजीली आपको पता चल जाएगा. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी, a company which is registered in one country but carries on business in a number of other countries. We shall discuss in detail of मल्टीनेशनल कंपनीज वो होती है कि जिसका रजिस्ट्रेशन फॉर्मेशन एग्जिस्टेंस क्रिएशन कोई एक कंट्री में हुआ है, लेकिन उसके जो एक्टिविटीज, उसके ऑपरेशंस, उसका काम जो होता है वो अलग अलग कंट्रीज में होता है. तो उस कंपनी को हम बोलेंगे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी. इसके जो डिटेल में हम ना चैप्टर के एंड में, उसका चैप्टर के एंड में कलर सेक्शन है तब पढ़ेंगे उसकी डिटेल में. अब मतलब जो फॉरेन कंपनी है इसके बीच में डिफरेंस क्या है. फॉरेन कंपनी उसके लिए हुई कि अमेरिका में कंपनी रजिस्टर्ड हुई है जिसका ऑपरेशंस इंडिया में होता है, तो हमारे इंडिया के लिए वो कंपनी हुई फॉरेन कंपनी. लेकिन वो कंपनी इंडिया के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज में काम करती है, तो वो अमेरिका के लिए वो कंपनी के लिए वो खुद कंपनी हुई मल्टीनेशनल कंपनी. ओके. होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, if a company controls another company, the controlling company is termed as holding company. अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है, उसके अंडर उसको काम कराती है, तो वो कंपनी जो कंट्रोलिंग कंपनी जो है, जो कंट्रोल्ड कंपनी नहीं, जो कंट्रोलिंग कंपनी जो है, जो कंपनी मतलब ए कंपनी बी कंपनी को कंट्रोल करती है, तो ए कंपनी जो हुई वो हुई होल्डिंग कंपनी. एंड द कंपनी सो कंट्रोल्ड इज कॉल्ड सब्सिडियरी कंपनी. और जो बी कंपनी जो कंट्रोल्ड हो रही है ए कंपनी से, वो होगी सब्सिडियरी कंपनी. पता चला? ना चला तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है. A company may become a subsidiary company of another in the following circumstances. अब कंपनी कौन से circumstances, कौन सी ऐसी सिचुएशन के मतलब ऐसी होती है कि वो उसको दूसरी कंपनी के अंडर काम करना पड़ता है, दूसरी कंपनी को कंट्रोल करने से कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो पढ़ेंगे. When more than 50% of the nominal value of its equity share capital is under the control of another company. अब उसका जो इक्विटी शेयर है टोटल, उसके 50% अगर कोई दूसरी कंपनी होल्ड करती है, तो ये कंपनी उसके अंडर आ जाती है. When another company is control over the appointment of its boards of business. अब जो सब्सिडियरी कंपनी, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपॉइंट हुए होते हैं कौन सी कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी के थ्रू, तो वो उसका कंट्रोल इसके ऊपर आ जाता है. When it is subsidiary of a company which itself is a subsidiary of another company. ये क्या लिखा है? When it is subsidiary of a company which is छोड़ो एग्जांपल के ऊपर. For example, company B is a subsidiary of company A. मतलब
कंपनी बी जो है वो सबसे कंपनी ए मतलब होल्डिंग कंपनी ए के सब्सिडियरी है और कंपनी सी इज अ सब्सिडियरी ऑफ कंपनी बी। तो कंपनी सी जो है वो कंपनी बी की सब्सिडियरी, लेकिन कंपनी बी का सी बिकम सब्सिडियरी ऑफ कंपनी ए। अगर देखो ए की सब्सिडियरी कंपनी है बी और बी की सब्सिडियरी कंपनी है सी, तो सी ए की भी सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगी। इसका मतलब ये है इन शॉर्ट, समझ में? वेरी गुड, डन।